हेलो साथियों, नमस्कार। MPPSC, UPPSC और अदर स्टेट PSC वाले स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। NCERT की यह सीरीज़ है। इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 के जो है ओल्ड एंड न्यू चैप्टर्स को NCERT का सार इसमें है दिया गया है। कक्षा 6 से 12वीं तक की जितनी भी NCERT की महत्वपूर्ण बातें हैं वो इस घटना चक्र के माध्यम से हम इसको रिवाइज करेंगे। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ये सीरीज़ आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप बड़ी ध्यानपूर्वक मेरे साथ रीड करते चलें। शुरू करते हैं साथियों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम भारतीय इतिहास का अध्ययन। तो मेरे साथ आप रीड करते चलिए साथियों। भारतीय इतिहास का अध्ययन, द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किसी समाज या राष्ट्र के इतिहास के अध्ययन के द्वारा हम उस समाज या राष्ट्र के अतीत को जान सकते हैं। तब हम यह जान सकते हैं कि वह समाज या राष्ट्र एक दीर्घ अवधि में कैसे विकसित हुआ। सभी समाज को विकसित होने में एक लंबा समय लगता है, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग रहे हैं। जिन प्रक्रियाओं से वे गुजरे हैं वे भिन्न भिन्न रही हैं। यद्यपि ये सब प्रस्तर युग के आखेटक संग्राहक थे। सब ने खेती का व्यवहार किया। सब ने किसी न किसी समय धातु का उपयोग करना शुरू किया था। फिर भी वे अपनी एक अलग सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पहचान रखते हैं। इसका कारण यह है कि लोग अर्थ जगत से परे अन्य कई विषयों पर भी पृथक विचार रखते हैं। कुछ बातें प्रत्येक समाज की अपनी होती हैं, जैसे उनकी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली, उनका धर्म एवं कर्म, उनकी कला एवं स्थापत्य तथा उनकी भाषा और साहित्य। बहुत से लोग जिनमें कुछ अग्रणी वैज्ञानिक और राजमर्मज्ञ भी शामिल हैं, यह प्रश्न उठाते हैं कि इतिहास का अध्ययन क्यों किया जाए। इससे आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ और योगदान तो नहीं मिलता। यह गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकता। कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि यह केवल समस्याएं उत्पन्न करता है और लोगों के बीच बैर भाव बढ़ाता है। ये हमारे देश के जो कुछ राजनीतिक मर्मज्ञ और जो वैज्ञानिक लोग हैं उनकी ऐसी सोच है साथियों, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। ऐसा नहीं है। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इतिहास अगर नहीं हम जानते, इतिहास नहीं है तो हम पिछला जो हमारी पीढ़ियों ने क्या किया है, क्या घटनाएं घटी हैं, क्या उनका संस्कृति, कला क्या था उनका योगदान, और क्या घटनाएं पूर्व में घटित हो चुकी हैं, वो हम कैसे जान पाते। तो इतिहास हमारे लिए अति आवश्यक है साथियों। इसलिए हम आज समझते हैं कि इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता, इसको हम पढ़ रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि यह विचार बहुत छिछला है, यानी यह बहुत ओछी सोच है इन लोगों की। ऐसा नहीं है। इतिहास के अध्ययन से हम अपनी सभ्यता व संस्कृति के बारे में जान पाते हैं तथा अपने अतीत की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों को जानने में सहायता मिलती है। इतिहास का अध्ययन हमारी सहायता करता है, क्या करता है, लोगों की संस्कृति तथा धर्म को जानने में तथा उनकी सामाजिक व्यवस्था को समझने तथा उनका आदर करने में। इतिहास का अध्ययन हमें अपने अतीत से वर्तमान और भविष्य के लिए सबक लेना सिखाता है। यह हमें उन गलतियों को दोहराने से रोकता है जिनके कारण हमें अतीत में युद्ध जैसी अनेक मानव निर्मित विपत्तियों और घोर आपदाओं को झेलना पड़ा। इतिहास हमें यह भी बताता है कि उन बुराइयों को कैसे नज़रअंदाज करें जिन्होंने समाज में समस्याएं खड़ी कर दी थीं, और उन बातों को कैसे अनुसरण करें जिसमें समरसता, हार्मनी, शांति, पीस और समृद्धि, प्रोस्पेरिटी को बढ़ावा मिलता है।
उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि 2000 वर्ष से भी अधिक पहले अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में क्या लिखा था साथियों, ये हम जानते हैं। देखिए ये क्या लिखा था अशोक ने, समाज में समरसता, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए निम्न उपाय और व्यवहार अपनाने का आग्रह किया था अशोक ने, आज से 2000 वर्ष पूर्व। लेकिन हम ये सब बातें भूल चुके हैं। आज हमारे समाज में कितनी बुराइयां पनप चुकी हैं, धर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितनी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, एक दूसरे के धर्म को बुरा भला कहते हैं और कितने दंगे फसाद दुनिया के हो रहे हैं प्रिय मित्रों। लेकिन आज से 2000 साल पहले अशोक ने जो लिखा था वो 2000 साल पहले ही ये शांति समरसता और समृद्धि की बातें हम पढ़ चुके हैं, अशोक लिख के गया है। लेकिन उन बातों को हम भूल चुके हैं। समाज में ऐसी विकृतियां फैल चुकी हैं। देखिए पहला है, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए जो सभी धर्मों के मूल तत्व है, जो सभी धर्मों का मूल तत्व है, उन बातों को बढ़ावा दिया जाए। सभी धर्मों के बीच एकता का भाव बढ़ाया जाए तथा एक दूसरे के धर्मों का सम्मान किया जाए और उसके लिए बाचा गुटी, इसका अर्थ है यानी अन्य धर्मों और पंथों की आलोचना से बचना अपनाया जाए। ऐसा हो रहा है क्या अभी? बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक दूसरे के धर्म को बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है और आलोचना तो सभी लोग करते हैं। सभी सभाओं में सभी धर्मों के प्रतिपादकों को आपस में समन्वय हो, यानी उन्हें एक साथ लाया जाए। ये तीसरी बात लिखी थी। चौथा क्या लिखा था, अन्य धर्मों के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया जाए जिससे कि बहुश्रुत और प्रोफिशिएंट हो सके, यानी भिन्न भिन्न धर्मों के ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और वे उन दिक्कतों को किस प्रकार हल करते थे। अतीत को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि तभी हम आज के भारत की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अतीत के बारे में जानने का यह प्रयास ही इतिहास है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अतीत के अध्ययन से हम निम्न वर्गों के बारे में जान सकते हैं, जैसे शासक वर्ग किस तरह से रहते थे, कैसे महलों में रहते थे, पुरोहित वर्ग का क्या व्यवसाय था, वो क्या करते थे, वैज्ञानिक वर्ग किस तरह से अपने अन्वेषण किया करते थे, संगीतकार वर्ग किस तरह से क्या करता था, व्यापारी किस तरह से अपना व्यापार करते थे, आखेटक वर्ग के बारे में जान सकते हैं, कृषक वर्ग के बारे में हमें बताती है और पशुपालक वर्ग के बारे में भी हमें इतिहास बहुत कुछ सीखने को लिए हमें इन सबसे मिलता है। यही नहीं, हम यह भी जान सकते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे तथा कौन सा गीत गाया करते थे। इतिहास में ये हमें देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इतिहास के अध्ययन का महत्व क्या है, इसको हम जानते हैं। इतिहास के अध्ययन का क्या महत्व है, इतिहास पढ़ने से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें हम जान सकते हैं कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। इतिहास का अध्ययन यह बताता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव का जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हो सका। इससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग संभव हो सका। इससे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपनी आजीविका के साधनों का सृजन किस प्रकार किया। उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत किस प्रकार से की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों तथा अंततः राज्यों की स्थापना की हो सकी। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों और घटनाओं की विशेषता केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के केवल उच्च वर्गों का ही नहीं बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है।
अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिज्ञों के अलावा उन सामान्य लोगों जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों और मजदूरों के बारे में भी जानकारी रहती है, जिन्होंने इतिहास को बनाने में योगदान किया है। इतिहास अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र। इतिहास अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? कला और स्थापत्य, भारतीय भाषाओं के विकास तथा सभी धर्मों की उत्पत्ति आदि इतिहास अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र हैं। अब हम केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता था, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हम अपने समाज व संस्कृति को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को भी हम संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। ध्यातव्य है कि संस्कृति में समाज की सभी गतिविधियों का समावेश होता है। कुलीन और सामान्य स्तर की जिन लोगों से हमारा समाज बना है, वे सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी थे। कालांतर में अनेक विदेशी प्रजातियां भारत में आईं। उनमें से बहुत सी प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया, जैसे प्राक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, तुर्क, हूण, शक। ये सभी लोग भारत आए और उन्होंने अपना भारत में घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना योगदान दिया। यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों में वे घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाई और धार्मिक समूह के निवास होने के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की बोलियाँ बनी, विभिन्न धार्मिक कृत्यों तथा विभिन्न रीति रिवाजों का विकास हुआ। हमें अपने इतिहास को ठीक से जानने और समझने के लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो। अतः वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना अत्यंत जरूरी है। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रांगण रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का उदय हुआ, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारस्परिक सम्मिश्रण और प्रभाव इस प्रकार का हुआ कि लोग भले ही भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों का अनुसरण करते हों, पर संपूर्ण देश में सभी की एक सामान्य जीवन पद्धति का विकसित हुई। हमारे देश में विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता दिखती है। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। भारत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश नाम दिया गया और इन निवासियों को भरत संतति कहा गया। हमारे प्राचीन कवियों, दार्शनिकों और शास्त्रकारों ने इस देश को अखंड इकाई के रूप में देखा। हिमालय से समुद्र तक फैली इस भूमि को उन्होंने सार्वभौम सकल देशव्यापी राजा के द्वारा शासित क्षेत्र के रूप में कल्पना की है। राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में भी संपूर्ण देश में राजनीतिक ढांचा कमोबेश एक जैसा रहा। विजेताओं और सांस्कृतिक नेताओं के मन में भारत का मान अखंड भूमि के रूप में ही हुआ है। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी स्वीकारा है। सर्वप्रथम सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है। कालांतर में यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो यूनानी पर्याय के निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। तो हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु से निकला है और बाद में यह देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो यूनानी शब्द पर्याय के अधिक निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ।
देश में भाषात्मक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास होते रहे हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में प्राकृत देश भर की संपर्क भाषा का काम करती थी। यानी ईसा पूर्व की 3री सदी 300 ईसा पूर्व में भाषा की संपर्क हमारे देश की संपर्क भाषा क्या थी? प्राकृत थी। संपूर्ण देश में प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख लिखे गए थे, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। संपूर्ण भारत में अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इससे हमें पता चलता है कि ईसा की 3री सदी में हमारे देश में प्राकृत और ब्राह्मी भाषा चलती थी। बाद में वह स्थान किसने ले लिया? संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में प्रचलित हुई। कौन सी भाषा? संस्कृत। यह सिलसिला ईसा की 4थी सदी में आकर गुप्त काल में और भी मजबूत हुई। यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर भी राज्य की दस्तावेज किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में। तो गुप्त काल के जो राज्य की दस्तावेज हैं वे सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? गुप्त काल के संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत के सांस्कृतिक मूल्य और चिंतन चाहे जिस किसी भी रूप में प्रस्तुत किए जाएं, उनका सार तत्व सारे देश में एक सा रहा है। ध्यातव्य है कि प्राचीन महाकाव्य रामायण व महाभारत तमिल प्रदेशों में भी वैसे ही आह्लाद व भक्तिभाव से पढ़े जाते थे जैसे काशी व तक्षशिला की पंडित मंडलियों में पढ़े जाते थे। भारतीय इतिहास की यह विशेषता है कि यहाँ एक विचित्र प्रकार की सामाजिक व्यवस्था उदित हुई। उत्तर भारत में वर्ण व्यवस्था या जाति प्रथा का जन्म हुआ। वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर भारत में, जो सारे देश में व्याप्त हो गई। प्राचीन काल में जो लोग बाहर से आए थे वे भी किसी न किसी वर्ण जाति में शामिल हो गए। वर्ण व्यवस्था ने ईसाइयों और मुसलमानों को भी प्रभावित किया। धर्म परिवर्तन करने वाले लोग किसी न किसी जाति के थे और वे हिंदू धर्म को छोड़ नए धर्म में दीक्षित हो जाने पर भी पूर्व की भांति ही अपनी जाति के रीति रिवाजों पर पूर्वतः चलते रहे। इतिहास किसी समाज या राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। इतिहास के इसी अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश इतिहासकार A.L. वासम 1914 से 1986 ने अपनी पुस्तक द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है, अपने इतिहास के अधिकांश कालखंडों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही परस्पर संहारक युद्धों से छिन्न भिन्न होता रहा। क्या लिखा? अपने इतिहास के अधिकांश कालखंडों में भारत यद्यपि एक सांस्कृतिक इकाई बना रहा, पर साथ ही साथ परस्पर यानी एक दूसरे के संहारक युद्धों से छिन्न भिन्न भी होता रहा। ये लिखा है इन्होंने, और ये सत्य भी है कि आपस में लड़ते रहे हमारे देश के जो लोग शासक वर्ग थे। अतीत में भारत में कुछ प्रमुख आपदाओं का प्रकोप समय समय पर होता रहा, जिससे लाखों लोगों की जान गई। वे आपदाएं थी अकाल, बाढ़ और प्लेग। अकाल जो अंग्रेज शासन काल में कई अकाल पड़े अंग्रेज़ों के शासन काल में। बाढ़ तो आती ही रही और प्लेग भी एक भयंकर बीमारी थी जो हमारे देश में उत्पन्न हुई थी। इसने बहुत जनहानि की थी। जन्म की असमानता को यानी मनुष्य जन्म से ही छोटा बड़ा होता है, इस बात को यहाँ धार्मिक मान्यता प्राप्त थी और निम्न कोटि के लोगों का जीवन सामान्यतः कठोर था। समग्रतः हमारा विचार यही है कि प्राचीन विश्व के किसी भी अन्य भाग में मनुष्य के बीच और मनुष्य तथा राज्य के बीच के संबंध इतने अच्छे और मानवोचित नहीं रहे जितने भारत में थे। आदिकालीन किसी भी अन्य सभ्यता में दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी तरह सुरक्षित नहीं थे जितने कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है
उसमें दास इतनी कम संख्या में नहीं थे और किसी भी अन्य कानून की प्राचीन पुस्तक में उनके अधिकार इतनी अच्छी सुरक्षित नहीं थे जितने कि भारत में थे। आगे देखते हैं, किसी भी प्राचीन विधि निर्माता ने युद्ध में न्यायोचित व्यवहार के इतने उदात्त विचार प्रकट नहीं किए जितने कि मनु ने किए। अपने युद्धों के इतिहास में भारत में शायद ही कोई ऐसा प्रसंग आया हो कि नगरों में कत्लेआम किया गया हो या युद्ध न करने वाले नागरिकों को मौत की घाट उतारा गया हो, लेकिन ऐसा दिल्ली में कई बार हो चुका है। बाहर के विदेशी आक्रांत आते थे और नृशंस हत्याएं किया करते थे। असीरिया के राजाओं को नृशंसतापूर्वक अपने बंदियों की जिंदा खाल उघड़वाने में जो परिपीड़ा सुख मिलता था, वैसा एक भी उदाहरण प्राचीन भारत के इतिहास में नहीं मिलता। प्राचीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जो मध्यकालीन भारत में हुआ। ये मध्यकालीन में हुआ है, ऐसा प्राचीन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसमें संदेह नहीं कि कभी कभार निर्दयता या अत्याचार का कोई इक्का दुक्का प्रसंग मिल जाता है, लेकिन अन्य पुरानी संस्कृतियों में हुई नृशंसतापूर्ण घटनाओं के मुकाबले वह बहुत नरम है। हमारे लिए तो प्राचीन भारतीय संस्कृति की अत्यंत प्रभावशाली विशेषता उसकी मानवीयता है। तो ये इसका महत्व रहा है प्राचीन भारत का कि वहाँ ये इस बात का उल्लेख है। अब देखते हैं हम प्राचीन भारत में प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन एंड द एंशंट इंडिया वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। इतिहास के अध्ययन का एक रोचक पहलू स्वयं इतिहास लेखन के इतिहास को जानता है। इससे हमको इस बात की झलक मिलती है कि बदलती व्याख्याओं से कैसे स्वयं इतिहास भी बदला जाता है। इतिहास लेखन की परंपरा किस प्रकार एक ही आधारभूत जानकारी और एक ही साक्ष्य का विभिन्न विद्वानों के हाथों में जाकर बिल्कुल भिन्न अर्थ हो जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन कब और कैसे शुरू हुआ और एक लंबे काल में विभिन्न मार्गों को तय करते हुए इसने किस प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति की। बहुत से विदेशी विद्वानों का मत है कि भारतीयों में इतिहास लेखन की कोई समझ नहीं थी और इतिहास के नाम पर जो कुछ भी लिखा गया था वह बिना किसी अर्थ वाली कहानी से अधिक कुछ नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में इतिहास के ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया जाता था। उसे वेद के समान पवित्र माना जाता था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा को यह सलाह दी है कि उसे प्रतिदिन अपना कुछ समय इतिहास का वर्णन सुनने में लगाना चाहिए। ये बात जब लिखी है कौटिल्य ने तो फिर कहने ही क्या। इतिहास पुराण को ज्ञान की एक शाखा के रूप में शामिल किया गया है, अथर्ववेद में, ब्राह्मणों में, उपनिषदों में। पुराणों के अनुसार इतिहास के ये विषय हैं: सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति, प्रतिसर्ग, सृष्टि का प्रत्यावर्तन, एक प्रतिविकास, मनवंतर, समय की आवृत्ति, वंश, राजाओं ऋषियों की वंशावली, वंशानुचरित, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवनियाँ। पौराणिक साहित्य बड़ा विशाल है और इसमें 18 पुराण, 18 उपपुराण और अनेक ग्रंथ हैं। ध्यान देने योग्य है कि सभी पुराणों में राजवंशों का वर्णन अर्जुन के पौत्र परीक्षित के शासनकाल को आधारभूत संदर्भ बिंदु मानते हुए किया गया है। पुराणों के संदर्भ में यह स्मरण रहे कि प्राचीन भारत में इतिहास को अतीत के प्रकाश में वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने का साधन समझा जाता था। इतिहास का प्रयोजन यह समझना और बताना था कि गांवों का जनपद व राष्ट्र के प्रति, वंशों का गांवों के प्रति, परिवारों का अपने वंश के प्रति, व्यक्तियों का परिवार के प्रति और अंततः समूची मानवता के प्रति क्या कर्तव्य है और उनमें त्याग एवं बलिदान की भावना कैसे उत्पन्न की जाए। इतिहास को राजाओं, राजवंशों के नामों और उसकी उपलब्धियों आदि का विशाल संग्रह नहीं समझा जाता था। इसे सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का एक सशक्त साधन माना जाता था। शायद इसलिए वर्षा ऋतु में और त्योहारों एवं पर्वों के अवसर पर प्रत्येक गांव और नगर में पुराणों का वाचन और श्रवण वार्षिक
समारोह का एक आवश्यक अंग था। हो सकता है कि पुराण आधुनिक इतिहास लेखन की कसौटी पर खरे ना उतरे, अथवा जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें इतिहासकार के शिल्प विधान का ज्ञान ना हो, किंतु उन्हें अपने कार्य के प्रयोजन और स्वयं के इतिहास के प्रयोजन की पूरी जानकारी थी। पुराणों में वर्णित विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों के आधार पर इतिहास लिखने की कोशिश की। F.E. पारजीटर और H.C. रायचौधरी आदि ने यूनानी राजदूत मेगस्थनीज 324 ईसा से 300 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे। जब हम प्राचीन भारत के बारे में और भारत की सीमाओं से बाहर लिखे गए इतिहास पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि इस दिशा में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों ने का है। प्राचीन भारतीय इतिहास लिखने वाले विदेशी लेखक हेरोडोटस, निरियाकस, मेगस्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, जेट्स, प्लिनी व टालमी, ये सभी कौन थे? यूनानी लेखक थे ये। लेकिन मेगस्थनीज को छोड़कर इन सभी ने भारतीय इतिहास को सही अर्थों में केवल सीमांतिक रूप से स्पर्श किया। मेगस्थनीज ने विस्तार रूप से भारत को लिखा है। उनका सरोकार अधिकांश भारत के उत्तर पश्चिमी भागों और प्रधानतः उन क्षेत्रों से रहा जो फारस, पर्शिया और यूनान के क्षत्रपों के राज्यों के भाग थे अथवा जहां सिकंदर का अभियान हुआ था। मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक पुस्तक में तत्कालीन साम्राज्यों के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है, लेकिन यह पुस्तक वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इंडिका लिखा तो है मेगस्थनीज ने, लेकिन वो पुस्तक वर्तमान में मेगस्थनीज की इंडिका उपलब्ध नहीं है। हमें मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई बातों का पता कैसे चलता है फिर जब उपलब्ध नहीं है? तो डायोडोरस स्ट्रैबो के लेखों में शामिल अनेक उद्धरणों से इसका पता चलता है कि मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और उसने उस पुस्तक में क्या लिखा था इसके बारे में हमें डायोडोरस स्ट्रैबो के लेखों से इसके बारे में पता चलता है। डॉक्टर स्वानबेक ने सर्वप्रथम 1846 ईस्वी में डायोडोरस स्ट्रैबो के लेखों में शामिल मेगस्थनीज के उद्धरणों को एक जगह संग्रहित कर प्रकाशित करने का कार्य किया था। 1891 में मैक्रिंडल महोदय द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। बहुत स्पष्ट है कि मेगस्थनीज को भारतीय समाज और सामाजिक व्यवस्था की बहुत कम जानकारी थी। उदाहरण के लिए उसने लिखा है कि भारतीय समाज 7 जातियों पर आधारित था। इससे पता चलता है कि इसकी मेगस्थनीज को भारतीय सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि मेगस्थनीज के लेखों में जो विसंगतियां पाई जाती हैं उनका कारण यह है कि उसे किसी भारतीय भाषा का ज्ञान नहीं था, वह भारतीय समाज का अंग नहीं था, इसलिए यहाँ के जनमानस से परिचित नहीं था। अलबरूनी अपने समय का एक महान विद्वान था तथा और गजनी के महमूद का समकालीन था। अलबरूनी के बारे में विशेष तथ्य क्या है? इसका जन्म कहाँ हुआ था? 973 ईस्वी मध्य एशिया में इसका जन्म हुआ था। 108 ईस्वी में गजनी में, 1048 ईस्वी में गजनी में इसकी मृत्यु हुई अलबरूनी की। ये वर्तमान अफगानिस्तान में है। विशेषता इतिहास लेखन के दूसरे चरण का प्रारंभ इन्हीं के समय में। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद की रचना अरबी भाषा में किसने की? अलबरूनी ने की। जब महमूद ने इस मध्य एशिया के कुछ भाग पर विजय प्राप्त की तो वह अलबरूनी को अपने साथ ले गया था। कौन? महमूद गजनवी। मेगस्थनीज के विपरीत अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और भारतीय स्रोतों का सही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। अलबरूनी का अध्ययन क्षेत्र था संस्कृत, विज्ञान, साहित्य, कला, चिकित्सा, समाज, धर्म और दर्शन। ये अलबरूनी का अध्ययन क्षेत्र था। अलबरूनी को तुलनात्मक रूप से उन धार्मिक अथवा नस्ली
पक्षपात से मुक्त होने का श्रेय दिया जा सकता है, जो हमें उसके परवर्ती मुस्लिम अथवा यूरोपीय लेखकों की कृतियों में देखने को मिलता है। अल-बरूनी कभी कभी अपना क्षोभ व्यक्त करता है जब वह व्यंग्यपूर्वक यह कहता है कि हिंदू यह सोचते हैं कि उनके देश के जैसा अन्य कोई देश नहीं, उसके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं, उनके धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, उनके विज्ञान जैसा कोई विज्ञान नहीं। ये सोच करके व्यंग्यपूर्वक यह कहता है कौन? अल-बरूनी। इतिहास लेखन के अगले चरण का संबंध यूरोपीय हितों मुख्यतः ईसाई धर्म प्रचारकों से है। ईसाई धर्म प्रचार की अधिकतर रचनाओं को निष्पक्ष नहीं कहा जा सकता। भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और लिखने में उनकी अधिक रुचि, उनके दोष दर्शाने और उनके धर्म प्रचार संबंधी क्रियाकलापों के लिए भूमिका तैयार करने में थी। ज्ञानोदय होने के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास को लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। जॉन हॉलवेल, नैथानियल हॉलहेड और अलेक्जेंडर ने जो सभी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखा और प्राचीन संस्कार में भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता सिद्ध की। हॉलवेल ने लिखा है कि हिंदू ग्रंथों ने ईसाई ग्रंथों में उद्घाटित सत्य से कहीं अधिक श्रेष्ठ सत्य का उद्घाटन किया है, और उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट में वर्णित बाढ़ आने के समय को उसके कहीं पहले का माना है। हॉलवेल ने यह भी लिखा है कि मिस्रवासियों, यूनानी और रोमनों की मिथक विद्या, पौराणिक कथाएं और सृष्टि मीमांसा ब्राह्मणों के सिद्धांतों से उधार ली गई हैं। हॉलवेल ने भी भारतीय इतिहास, धर्म, पौराणिक कथाओं आदि के विभिन्न पहलुओं की आलोचनात्मक ढंग से जांच की थी। हॉलवेल ने 4 युगों में विभाजित मानव इतिहास की विशाल अवधियों के बारे में चर्चा की और यह निष्कर्ष निकाला कि मानव उत्पत्ति से लेकर मानव विकास तक का इतिहास मात्र कुछ हजार वर्षों में ही समेटा नहीं जा सकता। चलिए साथियों, महान बुद्धिजीवी और राजनीतिक विशारद वॉल्टेयर ने भारत को धर्म के सबसे प्राचीन और विशुद्ध रूप की वासभूमि और विश्व की सभ्यता की शैशव स्थली पालना माना है। भारत को वॉल्टेयर ने भारतीयों का वर्णन करते हुए लिखा है कि अपने अंकों बैकगैमन, पासे के खेल और शतरंज के खेल, रेखागणित के अपने प्रथम सिद्धांतों और अपनी कथा कहानियों के लिए जो हमारी अपनी बन चुकी है, हम भारतीय लोगों के ऋणी हैं। ये वॉल्टेयर ने भारत के बारे में कहा है। वॉल्टेयर ने आगे लिखा है कि संक्षेप में मेरी यह मान्यता है कि हमारी प्रत्येक चीज़, खगोल विद्या, ज्योतिष विद्या, अध्यात्म विद्या, तत्व मीमांसा आदि गंगा के तट से आई है। फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक और यात्री पियर दी सोनरेत का भी यह विश्वास था कि सारा ज्ञान भारत से आया है, जिसे वह सभ्यताओं की जन्मभूमि मानता है। 1807 में ईस्वी में प्रसिद्ध दार्शनिक सेलिंग द्वारा लिखा गया कथन है, वास्तव में यूरोप एक ठूंठ अनुपजाऊ तने के अलावा और क्या है, जो अपनी प्रत्येक चीज़ के लिए प्राच्य पैबंदों का ऋणी है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट ने भी प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को स्वीकार किया है। इमैनुअल कांट ने लिखा है कि उनके धर्म में एक महान विशुद्धता थी और उसमें हमें देवत्व की विशुद्ध संकल्पना के चिन्ह मिल जा सकते हैं, जो हमें अन्यत्र कहीं आसानी से प्राप्त नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि भारतीय धार्मिक विचार मतान्धता और असहिष्णुता से मुक्त हैं। तो प्रिय साथियों, ये विचार था विदेशी लेखकों का भारत के बारे में। कितना अच्छा मत है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे साम्राज्यवादी इतिहास लेखन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है प्रिय मित्रों, बस इतना ज़रूर होता है कि वीडियो बनाने वाले का भला ज़रूर हो जाता है। इसलिए आप से मेरी एक वो है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें साथियों। नमस्कार, जय हिंद।